जी अस्सलाम वालेकुम। सेक्शन 2C सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर मेरी तो काइंडली मैसेज करके मुझे बता दें। ऑलराइट, कुछ कम पार्टिसिपेंट्स हैं। 1 2 3 4 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे अलावा। बाकी भी ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। वी विल वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। आवाज़ होपफुली मेरी अब भी क्लियर होगी। स्टूडेंट्स बाकी आई थिंक ज्वाइन करेंगे कुछ देर में। बाकी आते आते ज्वाइन करते जाएंगे। Okay, so this is the class of software engineering, section C. आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी कि लास्ट वीक की जो क्लासेस मिस हुई हैं उनके लिए मेकअप मैंने प्लान किए हैं। एंड वी विल ट्राई कि हम वो तमाम मेकअप्स ऑन टाइम ले लें। आपको उसका टाइम टेबल भी शेयर हो चुका होगा। कोई क्लैश वगैरह उसमें है तो मुझसे रब्ता आप कर सकते हैं। ईमेल मुझे कर दें बेशक। CR से मेरा रब्ता आई थिंक है, आप ही के सेक्शन के CR हैं। थर्सडे को आई थिंक कोई क्लैश आ रहा था। उसको मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। किसी और दिन अगर शिफ्ट हो सके, अगर नहीं तो फिर हम उसको किसी और वीक में शिफ्ट कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट वी हैव टू टेक दोज मेकअप क्लासेस। सिमिलरली लास्ट वीक हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, जिसमें कुछ अनाउंसमेंट्स थी जो कि बाकी सेक्शंस वालों के लिए मैंने कर दी थी। आपके लिए दोबारा से मैं करने लगा हूँ यहाँ पे अनाउंसमेंट्स। वो uh, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स नहीं हैं जो कि बहुत ही आपको ऑलरेडी ना पता हो। दोज आर जस्ट जनरल अनाउंसमेंट्स लाइक आपके क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं, वो कितने रहते हैं। आई थिंक एक क्विज़ आपका हो चुका है। एक असाइनमेंट आपकी हो चुकी है। सो एक क्विज़ और एक असाइनमेंट एटलीस्ट आपने देनी है। वो मैंने प्लान की हुई थी, और जब हमारी ऑनलाइन हुई हैं उससे पहले मैंने तमाम चीज़ें प्लान की हुई थी कि अकॉर्डिंगली हम उसको ले लेंगे क्विज़ेस को भी, सेक्शन वाइज एंड इवन ग्रुप वाइज। क्योंकि आप एक वीक में एक ग्रुप आ रहा था फिज़िकली और दूसरे वीक में दूसरा ग्रुप आ रहा था, जिस तरह से हमने आई थिंक पहले भी किया था कि मुख्तलिफ़ क्विज़ेस हमने एक ही सेक्शन के अंदर लिए थे। बट देन क्लासेस ऑनलाइन हो गई शिफ्ट, तो उसके बाद फिर उस सारी चीज़ को हमने थोड़ा सा रिवर्स बैक करना पड़ा। सो उसको भी हम करेंगे। सिमिलरली एक असाइनमेंट नंबर 2 आई थिंक मैंने ऑलरेडी शेयर्ड भी की हुई है, लेकिन उसकी भी डेट मैंने अनाउंस नहीं की है बिकॉज उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस करने हैं। और फिर उसके बाद उस असाइनमेंट की ड्यू डेट मैं अनाउंस कर दूंगा, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीक। वो मैं अनाउंस कर दूंगा तो वो असाइनमेंट 2 हमारी हो जाएगी। और क्विज़ आपका इसी वीक के अंदर प्लान्ड है। ये एक थोड़ी सी बड़ी अनाउंसमेंट आप सुन लें कि इसी वीक में जो आपकी मेकअप क्लासेस भी हैं और रेगुलर क्लास भी आपकी आई थिंक थर्सडे को है नेक्स्ट, या वेडनेसडे को है। तो जब भी है या उसमें या किसी मेकअप क्लास में जब भी है आपकी, उसके अंदर एक क्विज़ प्लान किया हुआ है मैंने। उससे पहले कि मैं आपको बताऊं उसको इसकी डिटेल, बिकॉज़ रिलेटिवली मैं आप लोगों के सामने नया हूं एम एस टीम्स के ऊपर, कि आप लोग पिछले वीक क्लासेस ले चुके हैं ना एम एस टीम्स के ऊपर। मेरी नहीं हुई, इसके अलावा बाकी टीचर्स की हुई है। सो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि काइंडली मुझे थोड़ा सा ये बताएं, चैट के ऊपर ही लिख कर बताएं। माइक और वीडियो मैंने बंद की हुई है सबकी। बेशक 1 मिनट ले लें लिखने में थोड़ा सा, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या कोई क्विज़ हुआ है आपका एम एस टीम्स के ऊपर या किसी और क्या कहते हैं पोर्टल के ऊपर, किसी और कोर्स का, ताकि मुझे हेल्प आउट हो जाए कि हमने भी क्विज़ लेना है तो वो हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। मैं अपना प्लान भी आपको बताऊंगा, लेकिन काइंडली अगर आप मुझे बता दें कि लास्ट वीक अगर क्विज़ हुआ हो, या लास्ट वीक नहीं तो ऑनलाइन जब से शिफ्ट हुए हैं, आई थिंक 2 वीक्स हो चुके हैं ऑनलाइन में, तो कोई अगर किसी कोर्स का क्विज़ हुआ हो तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर क्विज़ नहीं हुआ है, 092 016 कह रहे हैं क्विज़ नहीं हुआ है, तो असाइनमेंट कोई सबमिशन हुई है इसी तरह? आई थिंक हमने तो उस पर ली थी, ईमेल के ऊपर ले ली थी ना असाइनमेंट। इसी तरह बाकी किसी कोर्स की भी असाइनमेंट हुई है आपकी?
वो भी नहीं हुई। ठीक है, ओके। चलें फिर मैं अपना प्लान आपको बता देता हूँ, जो कि मैंने प्लान किया है पिछले 1-2 दिन में, कि क्विज़ेस किस तरह से लेने हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हमें आपकी हेल्प चाहिए होगी, तमाम स्टूडेंट्स की ऑलमोस्ट, क्योंकि एक क्विज़ से पहले एक डमी रन मुझे उस क्विज़ का करना है, बिकॉज़ वी आर ऑल न्यू टू दोस पोर्टल, और हमें नहीं अंदाज़ा कि क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, क्या चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, क्या चीज़ नहीं है, वगैरह वगैरह। कल मैंने आईडी और पासवर्ड भी मांगे थे सीआर से, ताकि मैं ये देख सकूं कि टीम्स के ऊपर एज ए स्टूडेंट आपको कौन कौन सी स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं, कौन कौन सी नज़र नहीं आ रही, वगैरह वगैरह। तो आज की क्लास में एक डमी रन हमने करना है। या आज की क्लास में नहीं, चले नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, हमारे पास क्लासेस हैं, हम उसके अंदर कर लेंगे। क्विज़ेस मैंने बना लिए हैं एमएस टीम्स के ऊपर। सो आप लोगों का अगर कभी टाइम लगे तो एमएस टीम्स के ऊपर एक कोई डमी क्विज़ अगर आपको नज़र आए, या मैं ख़ुद आपके लिए बना दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो वो आप देकर देख लें कि आपको उससे थोड़ा सा नो हाउ हो जाए कि किस तरह से आपने क्विज़ देना है, ताकि जब एक्चुअल क्विज़ होगा हमारा जिस क्लास में, उसमें आपको ये ना हो कि कोई कंट्रोल समझ में नहीं आ रहा, या कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है आपको। ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा मसला पैदा कर सकती है। तो एक थोड़ा सा उससे पहले एक ड्राई रन हम उसका कर लेंगे। तो एम एस टीम्स को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर कर लें। अगर आप मोबाइल फ़ोन्स पे यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आपके पास पोस्ट सारी आ रही हैं मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, कुछ लिमिटेशंस तो नहीं है। लैपटॉप्स के ऊपर हैं तो उसको देख लें। मैं भी अपने एंड से देख लूँगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करनी है यहाँ से, ताकि थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए हमारे लिए जब हम एक्चुअल क्विज़ लें तो उसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स ना हों। ऑलराइट, क्योंकि आई थिंक एलएमएस हो रहा है आपका यूज़। एलएमएस के ऊपर स्टूडेंट्स इनरोल्ड हुए हैं, कोर्सेज या स्टूडेंट्स। पर्सनली मैंने जब चेक किया है तो मुझे कोई कोर्स नज़र नहीं आया एलएमएस के ऊपर। दिस माइट बी अ प्रॉब्लम विद माय अकाउंट, सो आई एम आस्किंग क्या क्या किसी और कोर्स में या कहीं और आप एलएमएस यूज़ कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का जो एलएमएस है। जब आप एसएमआईयू की वेबसाइट पे जाते हैं तो एलएमएस का ऑप्शन आता है। एनीवन? ओके, नो टू दैट एज वेल। ठीक है, ऑलराइट। सो आई थिंक इट्स हार्डन कि हम एम एस टीम्स के ऊपर ही क्विज़ को जो है वो लेंगे। एम सी क्यूज़ बेस्ड क्विज़ होगा। सो नॉट समथिंग कि आप उसको देखें कि भाई लिखना किस तरह से है या कौन कौन सी चीज़ें। एम सी क्यूज़ बेस्ड क्विज़ होगा, आपने सिर्फ इसको एक चीज़ चूज़ करके और हर एक सवाल पे एक ऑप्शन चूज़ करके आपने दे देना है। दैट वुड बी आवर क्विज़। एंड हमारे दोनों जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए ये अनाउंसमेंट हैं जो कि मैंने अभी बताई हैं, आपको क्विज़ और असाइनमेंट्स वगैरह होंगी। सो ओके, टॉपिक हम कौन सा डिस्कस कर रहे थे, कोई मुझे याद दिला सकता है? आई थिंक हम एसोसिएशन ऑफ डायग्राम्स वगैरह के ऊपर थे, मुख्तलिफ डायग्राम्स हमने डिस्कस की थी। अब ये है कि हम अगले फ़ेज़ के ऊपर जाना चाह रहे हैं। मैं ज़रा स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लूँ और फिर आगे चलते हैं। ठीक है जनाब। ओके, स्क्रीन आई होप आप सबको विजिबल होगी। यस नो में मुझे बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। माइक मेरा वहीं का वहीं है, माइक मैंने कहीं आगे पीछे नहीं किया। आई एम नॉट श्योर आवाज़ क्यों नहीं आ रही। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। यस, आई थिंक यस के जो जवाब आए वो स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही, इसके जवाब में आए हैं। सवाल मैं बीच में बहुत सारे पूछता जा रहा हूँ, तो इट्स बेटर कि आप जब जवाब लिखें तो उसके साथ थोड़ा सा लिखते हैं कि आप किस बात के बारे में यस कह रहे हैं या नो कह रहे हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने स्क्रीन का पूछा तो यस के बजाय आप बस ये लिखते हैं कि स्क्रीन ओके या स्क्रीन यस। ठीक है, स्क्रीन शेयर्ड है, आवाज़ आई थिंक क्लियर ही होनी चाहिए। वॉइस स्क्रीन बोथ आर क्लियर। ओके, इंटरनेट का शायद कोई इशू हो तो थोड़ी सी लैगिंग में भी आ जाए, बट आई थिंक के आवाज़ होपफुली क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने आई थिंक टीम्स के ऊपर भी ये रिकॉर्डिंग हो रही होती हैं सारी की सारी, तो वो आपको अवेलेबल होती हैं। आपको अगर आवाज़ अपने नेट की वजह से नहीं आ रही है तो आई थिंक टीम्स के ऊपर रिकॉर्डिंग
हो रही होती हैं। सिमिलरली आप लोगों ने जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, यूट्यूब के ऊपर भी मैं अपलोड कर देता हूँ लेक्चर्स रिकॉर्ड करके, तो वो भी रिकॉर्डिंग हो रही है। वो थोड़ी सी बेहतर रिकॉर्डिंग होती है क्योंकि उसमें इंटरनल जो है वो सारी हो रही होती है, इंटरनेट के थ्रू रिकॉर्डिंग नहीं है वो, कंप्यूटर टू कंप्यूटर रिकॉर्डिंग है। तो उसमें मे बी वॉइस अगर थोड़ी बेहतर है, तो अगर आपके पास वॉइस में स्क्रीन शेयरिंग में लैगिंग हो रही है थोड़ी, कुछ सेकंड्स की कुछ मिनट्स की, तो दैट इज़ बेरेबल। आप उसको बाद में रिकॉर्डिंग के अंदर क्लियर आउट कर सकते हैं। सो स्क्रीन आपके सामने विजिबल है। हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स हमारा है, हम डिज़ाइन के फ़ेज़ को आज स्टार्ट करने लगे हैं। एंड दैट इज़ अबाउट के हम इससे पहले के जो फेजेस हैं उनको ज़्यादातर डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो लास्ट तकरीबन तमाम जो रहे हैं टॉपिक्स वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ के थे। और वो इम्पोर्टेंट फेज़ कौन सा था? पिछले तमाम टॉपिक्स हमने जो पढ़े वो कौन सा फेज़ था? यस, कौन बता रहा है? विच फेज़ वाज दैट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस? नो वन? इससे पिछले हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं? याद दिला दूं ज़रा आपको। हमने ईआरडी वगैरह को डिस्कस किया था, डीएफटीज़ को डिस्कस किया, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन क्या होती है, थिंग्स लाइक दैट। यस, यू आर राइट, 092। हम इससे पहले रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के फेज़ को देख रहे थे, जिसके अंदर हमने ये देखा कि भाई एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिखने में कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स यूज़ होते हैं। ऑल्दो देयर आर मिलियंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स दैट वी कैन यूज़, बट हमने कुछ आर्टिफैक्ट्स उसमें से देखे, डीएफटीज़ क्या होती हैं वो देखे, उनके लेवल्स क्या होते हैं वो देखे। ईआरडी को रफली हमने देखा कि भाई एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी एक बन सकती है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स हमने देखी। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में हमने मुख्तलिफ़ तरीके देखे कि आप स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं, आप सूडो कोड को यूज़ कर सकते हैं, डेटा डिक्शनरी को किस तरह से आप लिख सकते हैं। ये सारे रिक्वायरमेंट फ़ेज़ के इम्पोर्टेंट जो हैं कुछ एस्पेक्ट्स थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिज़ाइन के फ़ेज़ को। और डिज़ाइन का फ़ेज़ अगेन बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंट फ़ेज़, एक अलग से फ़ेज़ इसको बताया गया है। ये सिर्फ एक पार्ट नहीं है लाइक अ डीएफटी और एन ईआरडी। इट्स अनदर फेज़ of the requirement of the software engineering process. So obviously it has its own importance. इसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। सो हम डिज़ाइन की जब भी बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर, द मेन एस्पेक्ट इज़ गोइंग टू बी द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑफ आवर सिस्टम। अक्सर लोग कंफ्यूज कर लेते हैं डिज़ाइन को यूआई डिज़ाइन से, राइट, जिसको हम यूज़र इंटरफेस या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। क्योंकि डिज़ाइन का वर्ड हमने आज से पहले जब भी सुना है, वो डिज़ाइन इट्स लाइक एन आर्टिस्टिक थिंग कि हम उसको बना रहे हैं, किसी अच्छे तरीके से बना रहे हैं। डिज़ाइन इज़ नॉट दैट ओनली। यहाँ पर स्पेशली डिज़ाइन वो चीज़ नहीं है। डिज़ाइन का मतलब है आर्किटेक्चर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। डिटेल में देखते हैं इस चीज़ को। बट डोंट कंफ्यूज दिस विद कि आपने डिज़ाइन बनाना है सॉफ्टवेयर का तो इसका मतलब है कि आपने ये बताना है कि कौन सा बटन कहाँ होगा या कौन सी चीज़ को आप एक्सेस करेंगे, किस मेन्यू में क्या होगा। सिर्फ ये चीज़ नहीं है डिज़ाइन में। सिर्फ जो आँखों को नज़र आ रही होती है चीज़ वो नहीं है डिज़ाइन में। इट इज़ अ होल अनदर लेवल। और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का वर्ड जब यहाँ पर यूज़ होता है तो इसके थ्रू समझना थोड़ा सा हमें आसान हो जाता है, क्योंकि अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा और होपफुली उस एग्ज़ाम्पल से आप चीज़ को समझ सकेंगे। स्लाइड्स में आगे चल के भी वो एग्ज़ाम्पल हमने देखनी है, बट यहाँ पर मैं आपको वो एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, राइट। कंसिडर इट लाइक दैट, ये एग्ज़ाम्पल शायद हम पहले भी ले चुके हैं। कंसिडर इट लाइक कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, राइट। अब इस सब चीज़ों को एज इट इज़ हम अप्लाई करना शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के ऊपर। बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग आप सबको पता है बिल्डिंग क्या होती है, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर है जो कि सीमेंट वगैरह से मिलके बनता है। उसके अंदर आप कमरे बनाते हैं, आप हॉल्स बनाते हैं, किचन्स बनाते हैं, हॉलवेज बनाते हैं, वॉट। ये एक बिल्डिंग के अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है।
जब उस बिल्डिंग को बनाया जाता है, क्योंकि फिज़िकल चीज़ें देखकर हमें थोड़ा सा उसको समझना आसान रहता है। जब एक अ, बनाई जाती है एक एक स्ट्रक्चर, किसी भी तरह का हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जिसको हम बिल्डिंग कह लें, हमने पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर लेना है कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। अब रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि एक आपने बिल्डिंग बनानी है जिसके अंदर से 4 कमरे आपने बनाने, राइट नाउ दैट इज़ योर रिक्वायरमेंट, कि आपने उस रूम के अंदर 4 कमरे उस बिल्डिंग के अंदर 4 कमरे बनाने, राइट। इसी तरह आपकी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स और भी हैं कि आपने और उसमें क्या क्या बनाना है। आर्किटेक्चर उसका ये एक्चुअली बता रहा होता है कि आप किस तरीके से उन 4 कमरों को बनाओगे। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आपको प्रोसेस को कौन से फॉलो करना है, इट्स लाइक कि वो 4 कमरे बनेंगे कैसे। लेट्स से मैं आपको एक एक विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ कि अगर आपके जहन में आ गया होगा 4 कमरे बनना। अब अगर आप ये सोचें कि लेट्स से कि मैंने एक कमरा बनाया और उसके अंदर एक दरवाज़ा दे दिया जो कि दूसरे कमरे के अंदर खुल रहा है, उसके अंदर एक और दरवाज़ा दे दिया जो कि तीसरे कमरे के अंदर खुल रहा है, एंड सो ऑन, मैंने 4 कमरे बना दिए। Now, even though that was not in the requirement, but this architecture seems odd for a building. कि आपने ठीक है 4 कमरे तो बना दिए, आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, बट द डिज़ाइन इज़ फ्लॉड। वो 4 रूम्स उस तरह से यूजेबल नहीं होंगे। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि मैंने 4 कमरे बना दिए लेकिन एक दूसरे के ऊपर है, ऑल्दो मेरे पास बहुत सारी जगह थी, बट मैंने एक कमरा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, ये 4 कमरे ऐसे बना दिए, उसके अलावा सारी जगह खाली है। नाउ अगेन this architecture is again flawed because you are not using the entire space, you are not doing it optimally। आप इनको ऑप्टिमल तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर देना ही सिर्फ सॉफ्टवेयर बनने का नाम नहीं है कि आपने रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर दी, आपका सॉफ्टवेयर बन गया। ये जो फेज़ है एक्चुअली आपको ये बता रहा है कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है वो ऑप्टिमल वे में कैसे करनी है। ऑप्टिमल वे का मतलब यही है कि आपने तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए और उनको कम से कम क्या कहते हैं कम से कम उनको यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये तरीका, इस चीज़ को शेयर करना, इस चीज़ को सेलेक्ट करना इस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के फेज़ के अंदर आता है। सो लेट्स स्टार्ट बाय स्टार्टिंग सम ऑफ दीज। स्क्रीन होपफुली विजिबल होगी। यस, या ओके। So representation of software architecture are an enabler for communication between all parties interested in the development of a computer-based system. So इससे पहले जो हमने देखा रिक्वायरमेंट के फेज़ के अंदर हमने मुख्तलिफ डायग्राम्स वगैरह बनाई या आर्टिफैक्ट्स बनाए, मुख्तलिफ जो चीज़ें बनाई, it was not understandable by all the stakeholders involved in your software engineering process, especially your client या जो बंदा सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, राइट। उसे अंदाज़ा नहीं है कि आप क्यों ये शो करवाना चाह रहे हैं कि भाई आप इतनी क्लासेस बनाएंगे और उनके दरमियान ये रिलेशनशिप होगा। आप क्यों इतने प्रोसेसेस बना रहे हैं और उसके अंदर सब प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, उस शख्स को जो कि एक स्टेक होल्डर है आपके सॉफ्टवेयर का या आपकी जो भी चीज़ है उसका जो स्टेक होल्डर है, उसको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जो बनाने जा रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं। ठीक है, उसकी शक्ल कैसी होगी। नाउ अगेन ये मैंने लेक्चर स्टार्ट करते हुए आपको कहा था कि डोंट कंफ्यूज दैट विद ओनली ओनली द GUI कि भाई सॉफ्टवेयर दिखेगा कैसे। नो, सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करेगा, इस चीज़ को भी हमने कम्युनिकेट करना है तमाम स्टेक होल्डर्स को, स्पेशली दो स्टेक होल्डर्स जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़बान नहीं समझ सकते। ठीक है, वो ये नहीं समझ पा रहे कि भाई DFT आप बना रहे हो तो उसका क्या मतलब है, उसमें प्रोसेसेस को आपने क्यों शो किया है अलग, उसमें आपने एट्रीब्यूट्स को शो क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। सो आर्किटेक्चर जब आप बनाते हो सॉफ्टवेयर का तो एक्चुअली आप ये बताना चाह रहे होते हो कि सॉफ्टवेयर क्या काम किस तरह करेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, बट दैट इज़ इन अ वे कि वो तकरीबन तमाम स्टेक होल्डर्स से को समझ आ सके। ठीक है, द आर्किटेक्चर हाईलाइट्स अर्ली डिज़ाइन डिसीजंस कि आपने अभी क्या सोचा है,
आगे जाकर तो उसके अंदर अपडेट्स आती रहती हैं और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ता है। बट अर्ली एंड प्राइमरीली जो आपके डिज़ाइन डिसीजंस हैं, लाइक अपने अपने प्राइमरी डिज़ाइन को आप चेंज नहीं करेंगे। एक एक फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ कि आपने अगर एक सॉफ्टवेयर बनाया है और आपने ये कहा है कि भाई ये सॉफ्टवेयर एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा, राइट। आपने उसको से एक डोमेन भी दे दी, आपने www डॉट उसकी कोई डोमेन वगैरह बना दी, आपने उसको बना दिया, ये आपको बेसिक आर्किटेक्चर है लेट्स से। आगे चल के किसी चीज़ की नीड के ऊपर या किसी चीज़ को सही करते हुए आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि भाई मैं इसको अब वेब बेस्ड नहीं, अब मैं इसको सिर्फ डेस्कटॉप बेस्ड कर रहा हूँ। उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर तो वही वेब बेस्ड रहेगा, और उसका एक सर्वर होगा, सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर जो भी आपने बनाया है वो होगा। बट द इशू इज़ कि आप मुख्तलिफ अपडेट्स की वजह से आप प्राइमरी अर्ली जो डिसीजंस हैं आप उनको चेंज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो आर्किटेक्चर का मतलब यही है कि आगे चीज़ें आप चेंज होती रहेंगी मुख्तलिफ, लेकिन जो आपके अर्ली प्राइमरी डिज़ाइन डिसीजंस हैं, ठीक है, उनका बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहेगा आपके तमाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर हाईलाइट्स अर्ली डिज़ाइन डिसीजंस दैट विल हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क जो कि आप आगे करेंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर आप जितना प्रोफाउंड, जितनी कंक्रीट आपकी अर्ली डिज़ाइन डिसीजंस होंगे, आपका डिज़ाइन आर्किटेक्चर प्राइमरी बेसिस जितनी स्ट्रांग होंगी, ऑब्वियसली आपका होल सिस्टम, होल सॉफ्टवेयर जो है उसकी अल्टीमेट सक्सेस उसके ऊपर ही बेस कर रही होगी। ठीक है, so architecture constitutes a relatively small, intellectually graspable mode of how the system is structured and how its components work together. Again, the specific part here is कि intellectually graspable mode, not the whole mode of your software कि आपका सॉफ्टवेयर ए टू जेड किस तरह से काम कर रहा है, not the technicalities, जस्ट द ग्रास्पेबल मोड, ऐसी चीज़ जो कि आपको समझ में आ सके, एक आम बंदे को भी समझ में आ सके, या स्पेशली आपके जो क्लाइंट है, जो नॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लोग इन्वॉल्व हैं आपके सारे प्रोसेस के अंदर, उनको समझ में आना चाहिए। ओके, ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया, उसी तरह से कुछ और एस्पेक्ट्स इसके हैं। इस टॉपिक को ज़रा सा डिटेल में देख रहे हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, किसी ने सुना है ये वर्ड पहले? आर्किटेक्चरल के आगे जो लिखा हुआ है, इसको कोई अगर डिफ़ाइन कर सके या कोई इसके बारे में बता सके कि ये एक्चुअली क्या होता है। Anyone, the word that is written here which implies a specific category within overall domain, किसी और जगह आपने ये वर्ड सुना हो, उससे हम इसको रिलेट कर सकें। ओके, कुछ जवाब आए हैं। 087 कह रहे हैं स्टाइल को कहते हैं एक्चुअली, 057 कह रहे हैं टाइप्स को। सो यस, ऑलमोस्ट यू आर राइट। this word is actually not a native English word. I think French or something. It's pronounced genre. जेनर कह लें, जानरा कह लें। इसका मतलब बेसिकली यही होता है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अ टाइप या स्टाइल भी आप इसको कह सकते हैं। जानरा का मतलब बेसिकली काइंड या टाइप ही होता है। एक्चुअली ये वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, या ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह जो आप देखते हैं उसके अंदर जानरा का वर्ड यूज़ होता है, और वो बेसिकली ये बता रहा होता है आपको कि एक सर्टन जो मूवी है, एक सर्टन फिल्म जो है वो किस टाइप की है, राइट। लाइक सम मूवीज़ कॉमेडी मूवीज़ होती हैं, सम एक्शन मूवीज़ होती हैं, जो एक्शन कॉमेडी या इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, दोज वर्ड्स एक्चुअली स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द मूवी या genre ऑफ द मूवी।
सिमिलरली आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में भी जिस तरह वही मैंने रूम्स वाली एग्जांपल ली ना कि भाई एक रूम के ऊपर दूसरे रूम बना लो, एक ये तरीका भी है, एक दूसरा तरीका भी है। इस तरह बेतहाशा तरीके हैं जो कि आप जिस तरीके से आप बना सकते हो, जिन जानरा से आप बना सकते हो वो रूम्स। सिमिलरली कुछ रिक्वायरमेंट्स अगर आपके सॉफ्टवेयर की हैं उनको फुलफ़िल आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज, multiple genres. So again, let's study that. Genre implies a specific category within the overall software domain. Now the important thing is कि within each category you encounter a number of subcategories. और ये वो एग्जांपल है जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले से ले रहे हैं इसी पूरे लेक्चर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल विद इन द genre ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स की टाइप में क्या होता है, यू वुड इनकाउंटर द फॉलोइंग जनरल स्टाइल्स। कौन से? houses, condos, apartment buildings, office buildings, industrial buildings, warehouses. These are all buildings, right? But these have some different styles. ठीक है। वही एग्जांपल जो कि अभी हम ले रहे हैं, अगर मैं कहता हूँ कि भाई एक स्ट्रक्चर में मुझे 4 कमरे चाहिए, सो अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि ये 4 कमरे एक स्कूल की बिल्डिंग के लिए चाहिए तो उनका आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, राइट? जानरा की बेस के ऊपर आप आर्किटेक्चर को चेंज कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ नहीं ये एक रिहाइश के लिए एक घर बनाया जाएगा तो उसका आर्किटेक्चर कुछ डिफरेंट होगा। अगर मैं कहूँगा ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए मैं 4-5 कमरे बना रहा हूँ तो उसका आर्किटेक्चर कुछ डिफरेंट होगा, राइट? सो ऑल ऑफ दीज genres define which architecture is best to use in order to apply your requirements. Within each general style, more specific styles might apply. Each style would have a structure that can be described using a set of predictable पैटर्न्स। लाइक आई सेड कि अगर आप हॉस्पिटल के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ पैटर्न होते हैं कि भाई हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। आप एक साथ ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, सारे रूम्स नहीं बना सकते, हॉलवे नहीं बना सकते। सो हर एक जानरा का एक अलग तरीका, एक अलग आर्किटेक्चर होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़बान में अगर हम कहें तो वही जो भी मैं वेब बेस्ड की एग्जांपल ले रहा था कि अगर आप कोई कम्युनिकेशन एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वो आप डेस्कटॉप के ऊपर सिर्फ नहीं बना देंगे। ठीक है, हर एक तरीके की एप्लीकेशन, अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि किसी कैलकुलेशन के लिए यूज़ हो रही है तो उसका यूआई उस तरह से बनेगा। अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रही है उसका यूआई किसी और तरीके से बनेगा, राइट? सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि टाइप ऑफ योर सॉफ्टवेयर के ऊपर आप उसका आर्किटेक्चर चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये कुछ आर्किटेक्चर्स हैं जिनको हम लेकर चलेंगे। सिर्फ यही स्टाइल्स नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत बहुत से स्टाइल्स मौजूद हैं। आपको जो मैंने बुक शेयर की हुई है आप उनको देख कर उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से बेसिक स्टाइल्स और मौजूद हैं। सो ईच स्टाइल डिस्क्राइब्स अ सिस्टम कैटेगरी दैट इनकम्पसेस। क्या क्या होता है एक एक जानरा में, एक स्टाइल में? सबसे पहली चीज़, अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं सॉफ्टवेयर के? आपसे ये पहले भी बात हो चुकी है मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर। कंपोनेंट्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर दिया है मुख्तलिफ सब सॉफ्टवेयर्स के अंदर। ठीक है, कि लेट्स से कि आपने कहा कि मैं एक वेब ब्राउज़र बना रहा हूँ, तो नॉर्मली यही होता है कि आप कहेंगे वेब ब्राउज़र अगर बना रहा हूँ तो उसके अंदर मैं एक यूआई के लिए अलग कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है जो कि एक अलग जगह बन रहा है कि उसकी यूआई किस तरह से होगी। मे भी उसकी कम्युनिकेशन के लिए एक अलग बन रहा हो, उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए अपने एक अलग कंपोनेंट बना दिया हो। वो सारे कंपोनेंट्स मिलकर अब वो एक वेब ब्राउज़र की शक्ल देकर आपको वो समझा रहे हैं। तो वो जो जिस तरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि डेटाबेस के मैनेजमेंट के लिए आपने अलग से डेटाबेस बनाया हुआ है, कंप्यूटेशनल के लिए आपने अलग से कोडिंग वगैरह की हुई है, यूआई के लिए अलग की हुई है। तो अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स जो कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं that perform a function required by a system. Number second, a set of connectors that enable communication, coordination and cooperation among components. Now you know कि components will not work unless they are put together. Right? ये बात हमारी फिजिकल क्लासेस के अंदर भी हो रही थी कि components जो अलग-अलग बन रहे हैं these are part of a single software. So it's very important कि
जो कंपोनेंट्स अलग-अलग काम कर रहे हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन भी हो, अलग-अलग काम ना कर रहे हो सिर्फ, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ वन सिंगुलर एंटिटी विच इज़ अ सॉफ्टवेयर। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन भी हो, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन भी हो, एंड मोर स्पेसिफिकली इनके दरमियान कोऑपरेशन हो कि अगर किसी को एक चीज़ की ज़रूरत है और उसको वहाँ से रिक्वेस्ट भेजी जाती है दूसरे कंपोनेंट को, तो वहाँ से वो उसको फुलफ़िल करके उसको कम्युनिकेट किया जा सके। नंबर थर्ड, constraints that define how components can be integrated to form the system. Constraints का मतलब बेसिकली यही होता है कि रिक्वायरमेंट, हमने ये रिक्वायरमेंट डिफाइन करनी है कि कंपोनेंट्स किस तरह से ऑप्टिमली इंटरेक्ट करेंगे कि आपका सिस्टम एक अच्छे तरीके से काम करने लग जाए। इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने सिर्फ साथ मिलके काम करना है, बल्कि साथ मिलके ऐसे काम करना है कि ऑप्टिमल आउटपुट वो देना शुरू हो जाए। Number four, semantic models that enable a designer to understand the overall properties of a system by analyzing the known properties of its constituent parts. यहाँ से अब एक्चुअली आप वो बात समझेंगे जो कि आगे 5 चीज़ें लिखी हुई हैं कि मतलब क्या निकलेगा एक्चुअली उस चीज़ का। कम्युनिकेशन भी हो रही है, वो काम भी कर रहा है, बट वाई आर दे कम्युनिकेटिंग इट लाइक दैट? इस तरह से क्यों कम्युनिकेट किया जा रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं? कंपोनेंट अलग अलग आपने ये क्यों बनाए? आप मुख्तलिफ और कंपोनेंट भी बना सकते थे, या हो सकता है आप कंपोनेंट ना बनाते, सिर्फ एक ही तरह से आप काम करना शुरू कर जाते, तब भी हो सकता था। क्यों आपने जो कंपोनेंट बनाए हैं उनको आपने अलग किया है? अब उन कंपोनेंट्स को मुख्तलिफ तरीके से बना सकते हैं, वही आपको नीचे 5 चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे नंबर वन, डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर। आप ये भी कर सकते हैं कि आपका एक सॉफ्टवेयर, आप उसको इस तरह से डिवाइड करें कि वो डाटा की बेस के ऊपर डिवाइड हो रहा हो, जिस तरह से आप नॉर्मली उसके अंदर करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। नॉट स्पेसिफिकली, बट उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इस तरह अलग नहीं करते कि आपने अगर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो या बना रहे हो, उसमें आप ये अलग नहीं करते कि भाई ये क्लास बनी है, से इनरोलमेंट की क्लास है, ये टीचिंग की क्लास है, ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम की क्लास है। आप इन चीज़ों की क्लास नहीं बनाते, आप डाटा की क्लास बनाते हैं। आप टीचर की क्लास बनाते हैं, आप स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं, रूम की क्लास बनाते हैं, राइट, एडमिनिस्ट्रेटर की क्लास बनाते हैं। यानी कि आप क्लासेस सिर्फ उन उन चीज़ों की बना रहे हैं जो कि डाटा है। वर्क के लिए आप उस क्लास के अंदर ही कोई एक आधा फंक्शन बना देते हैं कि भाई इनरोलमेंट का एक फंक्शन बना हुआ है, या टीचिंग का एक फंक्शन बना हुआ है, राइट, या असाइनमेंट का एक फंक्शन बना हुआ है। बट आपका आर्किटेक्चर जो है वो बेस कर रहा होता है सारा का सारा डाटा के ऊपर। ठीक है, सो डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने डाटा को, कंपोनेंट को, जो आपका सॉफ्टवेयर था उसको डिवाइड, जो कंपोनेंट किए हैं वो डाटा की बेस पे किए हैं और किसी बेस पे नहीं किए, राइट। सिमिलरली जो नेक्स्ट चीज़ है वो डाटा फ्लो आर्किटेक्चर है। यहाँ पर आप डाटा की बेस पर डिवाइड नहीं कर रहे हो, आप डाटा के फ्लो की बेस पर डिवाइड कर रहे हो कंपोनेंट्स को, कि भाई यहाँ से कौन सा डाटा लेकर जा रहा है। यहाँ से जिस तरह से आपने डीएफडी में देखा था या मुख्तलिफ दूसरी डायग्राम्स में देखा था कि कम्युनिकेट करते हुए भी स्टूडेंट आईडी भेजी जा रही है, टीचर आईडी भेजी जा रही है, और फिर उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस किया जा रहा है। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर को हम डिटेल में अभी देखते हैं थोड़ी देर में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर से आप वैसे ही मानूस हैं कि आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स क्लासेस बना देते हैं। एंड देन लेयर्ड आर्किटेक्चर, वन बाय वन सबको देखेंगे। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर के एक और टॉपिक भी, उसका सब टॉपिक रिलेटेड है, उसको भी हम देखते हैं। जैसे कि ये इस इमेज को अगर आप देखें, डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर, एक मिनट लें, इसको देख लें, आपको होपफुली समझ आ जाएगी, और अगर कोई क्वेश्चन है इसमें से पूछें। ठीक है जी। जो एज यू कैन सी कि इसके अंदर डाटा स्टोर एक रिपोजिटरी बनी हुई है, और सॉफ्टवेयर के तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो उस एक रिपोजिटरी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह डाटा फ्लो आर्किटेक्चर के अंदर इट्स नॉट ओनली अबाउट द डाटा, बट इट्स अबाउट द फ्लो, कि आपका डाटा किस किस, यहाँ पर जिसको कहा गया है फ़िल्टर, जिसको हम आमतौर पर कह लेते हैं प्रोसेस,
किस किस प्रोसेस से गुजरता है और फिर उसकी क्या क्या शक्ल हो जाती है। जैसे कि लेट्स सपोज वही स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं और हम कहते हैं भाई ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी यहाँ से आती है और वो फिर चेंज हो जाती है से रोल नंबर के अंदर, फिर वो चेंज हो जाती है एग्ज़ाम आईडी के अंदर, मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरते हुए और फिर अल्टीमेटली वो एक एनरोलमेंट नंबर कहलाता है जो कि आपकी डिग्री के ऊपर लिखा जाता है। सेम नंबर होता है बट वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर कर उस डेटा के फ़्लो को हम एनालाइज करते हुए जाते हैं और बताते हैं कि भाई कौन कौन से पाइप्स फिल्टर्स प्रोसेस से गुजर के ये डाटा आ रहा है। ओके, नाउ दिस इज़ द कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। इसका एक सब प्रोसेस भी हमने देखना है, इसका एक सब टॉपिक भी हमने डिस्कस करना है। सो इस चीज़ को मैं थोड़ा और डिटेल में लेकर जाऊँगा। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर में एक एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि दिस इज़ योर होल सॉफ्टवेयर। अगर आपको कर्सर होपफुली नज़र आ रहा होगा, यस नो में मुझे बता दें कर्सर विजिबल है। आई एम नॉट श्योर कि स्क्रीन जो शेयर्ड है उसके अंदर कर्सर विजिबल होता है या नहीं। यस, एनीवन help out if is the cursor visible on MS Teams window sharing? ओके राइट, मुझे आवाज़ भी बता दें क्लियर आ रही है, कम या ज़्यादा तो नहीं हो गई? बिकॉज अभी मुझे नोटिफिकेशन आया था कि माई माइक्रोफोन हैज़ बिन चेंज्ड आई थिंक टू सम अदर डिवाइस। सो अगर आवाज़ क्लियर है अभी सिमिलर है जैसे पहले थी, सो इट्स ओके। कर्सर भी मुझे कह रहे हैं कि विजिबल है, 057 ने कहा है, बाकियों का सिर्फ यस आया है। प्लीज़ मेक दिस अ हैबिट कि आप सवाल भी साथ में लिखते हैं उसकी थोड़ी सी, कि आप यस किसके बारे में कह रहे हैं वो भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। सो ओके, कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर के अंदर लाइक यू सी हियर, दिस इज़ से योर एक्चुअल सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस कह लें या उसको फंक्शन कह लें, जो आपका एक सॉफ्टवेयर का फंक्शन है वो ये है एम। नाउ दिस होल सॉफ्टवेयर इज़ not actually just one thing, it's actually three different components known as A, B and C। ये पूरा सॉफ्टवेयर तीन चीज़ों के अंदर डिवाइड है, तीन कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड है, तीन फंक्शंस कह लें, ए बी एंड सी। अब ये जो ए है ये भी तो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर डिवाइड है, डी और ई के अंदर। डी मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर डिवाइड है टी और जी के अंदर, और ये टी और जी बेसिकली एक ही काम कर रहे हैं जो कि आई कहला रहा है। ये आई बेसिकली जो काम कर रहा है वो कोई क्या कहते हैं उसको, आई ही है ना ये लिखा हुआ। ये जो आई है ये मल्टीपल कोई और कंपोनेंट में डिवाइड नहीं हो रहा है। ये आई इट्स जस्ट अ लीफ नोड, इसको हम कहते हैं ट्री की ज़बान में, यानी कि ये फर्दर किसी और कंपोनेंट में डिवाइड नहीं हो रहा है। इट इज़ अ होल प्रोसेस इन इटसेल्फ। ठीक है, इसको ऐसे कंसिडर करें, अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाहें अपने माइंड के अंदर इसको, कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई 2+3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 6, इस तरह एक लंबी सी एक्सप्रेशन लिखता हूँ, आप उसको डिवाइड करते हैं, आप कहते हैं कि पहले मैं ये काम करूँगा 2 × 3 वट एवर जो भी है, फिर आप कहते हैं कि इसके जवाब को फिर मैं इससे प्लस करूँगा, फिर इन सब के जवाब को इससे माइनस करूँगा, और फिर अल्टीमेटली आगे जाकर सिर्फ मैं एक ये प्लस करूँगा। तो ऐसे ही समझें कि ये जो m लिखा हुआ है ये कंप्लीट वो एक्सप्रेशन है, पूरा सॉफ्टवेयर ने ये काम करना है 2+5 वट एवर जो भी इतनी लंबी एक्सप्रेशन है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर उसको करता नहीं है, सिर्फ वो उसको डिवाइड कर देता है तीन मुख्तलिफ चीज़ों में, राइट। और फिर ये भी एक मुख्तलिफ चीज़ नहीं होती, इसको भी फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है। अल्टीमेटली सिर्फ आप तब तक आप डिवाइड करते जाएंगे इनको मुख्तलिफ चीज़ों में जब आपके पास सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी, बस 2+3। अब फिर 5 जब आ जाता है इसका जवाब, यहाँ से अगर कर्सर को फॉलो करें, इसका जवाब लेट से 2+3 था, तो फिर अब इसका जब जवाब आ जाता है 5,
फिर एच का काम होता है कि भाई 5 × 3। जब ये 15 हो जाता है फिर ई का काम शुरू होता है कि भाई अब 15 + 2। जब ये हो जाता है तो फिर डी और ई के जवाब को लेकर अब ए ने अपना काम करना है। डी का जवाब आया लेट्स से 5, इसका जवाब आया 3, तो अब ए का काम ये है कि उनको मल्टीप्लाई करके जवाब प्रोड्यूस करे 15। तो यहाँ से 15 प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से 2, यहाँ से 3, और फिर एम का अल्टीमेटली काम ये होता है कि लेट्स से कि उन तीनों को ऐड कर दें। यही काम हम सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर रहे हैं कि हम, आवाज़ नहीं आ रही मेरी, बिल्कुल भी नहीं आ रही। ओके, चेक करने दें मुझे 1 मिनट। अब आ रही है आवाज़ कुछ? माइक को मैंने रीसेट किया है, अगर कोई आवाज़ क्लियर है अभी तो बताएं। अब भी नहीं है क्लियर। ओके, दोबारा करने दें मुझे ज़रा शिफ्ट। जी, एनी बेटरमेंट आवाज़ में? वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, 104 भी ये कह रहे हैं। अगर कुछ बेटरमेंट हो रही है तो काइंडली मुझे बता दें ताकि मुझे ये अंदाज़ा रहे कि मे बी कुछ चेंज हो रहा है। आ गई है आवाज़, ठीक है। ओके, मैं भी इंटरनेट लैगिंग कर रहा हूँ, मैंने रीसेट किया है अपना माइक, होपफुली अब क्लियर होगी। एक ने जवाब दिया है, एक तो और जवाब भी आ जाएं तो आई वुड बी मोर कॉन्फिडेंट कि सबको आवाज़ आ रही है। ऑल राइट, ओके, बेटर। सो आई डोंट नो आपने कहाँ तक इस चीज़ को फॉलो किया। मैं ये बात कर रहा था कि दिस इज़ योर होल सॉफ्टवेयर, और ये उसको मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। अलग अलग काम अलग अलग कंपोनेंट को दे दिए हैं, अलग अलग फंक्शंस को दे दिए हैं। वो ये काम कंप्लीट करके देंगे तो फिर सॉफ्टवेयर का काम कंप्लीट होगा, और फिर आप कह सकेंगे कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर ने अपना काम किया है। जिस तरह से अभी मैंने एग्जांपल ली थी, आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही थी या नहीं, कि आपको अगर एक एक्सप्रेशन दी जाए कि आपने करना है 2 + 3 + 5 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दैट, तो आप उसको डिवाइड करते हैं कि भाई पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो आप कहते हैं कि भाई एक्सप्रेशन तो पूरी सॉल्व करनी है लेकिन पहले मैं 2 + 3 कर लूँ। और 2 + 3 में भी लेट से आपको कहा जाता है कि 2 + 5 + 3 है, तो आप कहते हो भाई 2 बाद में प्लस करूँगा, पहले 5 + 3 कर लूँ। मे बी 5 + 3 में ये हो कि 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो, तो आप कहो कि भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पहले कर लूँ, फिर इसमें 5 प्लस करूँगा। सिमिलरली ऐसे आप करते करते अल्टीमेटली फिर आप आखिरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, उसका जवाब देते हैं। सिमिलरली आपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही किया है कि आपने उसको मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है कि भाई ये कंपोनेंट अलहदा काम करेगा, ये अलहदा और ये अलहदा, और फिर इन तीनों ने जो रिज़ल्ट या जो चीज़ प्रोड्यूस की है वो तीनों मिलकर इस सॉफ्टवेयर के को रिप्रेजेंट करेंगी। अब ए ने भी लेट से अपना काम करना है तो वो भी अपनी डी और ई में डिवाइड कर देता है, सी एल और एम में डिवाइड कर देता है, एंड सो ऑन कर देता है। अब ये जो एक सॉफ्टवेयर 3 मुख्तलिफ चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, इस डिवीजन को कहा जाता है फैनिंग आउट। ये जो वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, कर्सर को अगर फॉलो करें, फैन आउट, फैन आउट या फैनिंग आउट। फैनिंग आउट इज़ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड फैन आउट इज़ जस्ट इट्स नेम। फैन आउट का मतलब ये है कि आप कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और फैन इन का मतलब ये है कि कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं, वो मर्ज होके एक ही कंपोनेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से टी और जी के अंदर आपको नज़र आ रहा है, या एन ओ पी क्यू के अंदर आपको नज़र आ रहा है, वो आर के अंदर मर्ज हो रहे हैं। ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, इस पूरे आर्किटेक्चर को कहा जाता है कॉलम रिटर्न आर्किटेक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम यूजुअली कह रहे होते हैं एक ट्री। ठीक है, ट्री, ये एक ट्री की रूट है, और फिर ये फ़ैन आउट या ब्रांच आउट हो रही है, मुख्तलिफ ब्रांचेस निकल रही हैं, और ये मुख्तलिफ ब्रांचेस मिलकर एक ही ब्रांच के अंदर जो है वो मर्ज हो रही हैं। इसको ट्री की डेप्थ कहा जाता है। डेप्थ का मतलब ये है कि उस कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ। एक लेवल ये डिवाइड हुआ कि भाई एम को डिवाइड किया गया ए बी सी में, फिर ए बी सी फर्दर डिवाइड हुए, फिर ए बी सी की जो चिल्ड्रन कहा जाता है इसमें, ए बी सी के जो चिल्ड्रन थे वो फर्दर और डिवाइड हुए,
फिर वो फर्दर और डिवाइड हुए या मर्ज हुए, लेवल नया आ गया। जितने ज़्यादा लेवल्स आते रहेंगे, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4th लेवल, 5th लेवल एंड सो ऑन, दैट इज़ कॉल्ड द डेप्थ ऑफ योर ट्री। और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उनको कहा जाता है विड्थ। जैसे इसकी विड्थ क्या है इस ट्री की, 1 2 3 4 5 6 7 से 7 से ज़्यादा ब्रांचेस नहीं निकल रही इसकी किसी भी लेवल के ऊपर। इसमें 5 हैं आई थिंक, इसमें 3 है, इसमें 7 है। दैट 7 इज़ योर, आई थिंक I've got disconnected from the meeting. I'm waiting for the rejoin. आई थिंक अब आवाज़ क्लियर होगी। आवाज़ आई थिंक मुझे अभी नोटिफिकेशन आया था कि मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मैं फिर रिकनेक्ट हुआ हूँ। तो वो डिस्कनेक्ट और रिकनेक्टिंग के अंदर आवाज़ होपफुली चली गई होगी ऑब्वियसली। अब बता दें अब अगर इशू आ रहा है आवाज़ में तो, बिकॉज अब एवरीथिंग सीम्स फाइन। राइट, ओके, राइट। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ दैट के एक मिनट, या तो इस चीज़ को कहा जाता है विड्थ, कि आपने कितनी ब्रांचेस के अंदर उनको एट मोस्ट डिवाइड किया है। और इस चीज़ को कहा जाता है डेप्थ, के कितने ज़्यादा लेवल्स में आपने अपने अपने सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया है। ये लेयर्ड आर्किटेक्चर है। लेयर्ड आर्किटेक्चर में यूजुअली यही सारी लेयर्स होती हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मल्टीपल लेयर्स भी हो सकती हैं, या हो सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर की बेस के ऊपर आप मुख्तलिफ और जो लेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करवा दो। होता है इसमें बेसिकली ये है कि ये आपकी कोर लेयर है, बेसिक प्रोसेसिंग यहाँ पर हो रही होती है। ठीक है, अब बेसिक प्रोसेसिंग में भी आपने 2-3 कंपोनेंट्स अलग अलग बना दिए कि भाई अगर कोई से प्लस माइनस वाली चीज़ है तो वो इस कंपोनेंट में डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अगर कोई सिर्फ डेटाबेस से फैच करने वाली चीज़ है तो वो अलग हो रही है। सिमिलरली इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं। यूआई में अगर कलर चेंजिंग वाली अगर कोई चीज़ है तो वो इस कंपोनेंट में हो रही है। ये कोर लेयर है जो कि प्रोसेसिंग के लिए होती है। देन देयर इज़ योर यूटिलिटी लेयर, जिसके अंदर आप एक्चुअली ये डिफ़ाइन करते हो कि आपने काम क्या करवाना है सॉफ्टवेयर में। राइट, लाइक कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। वही एग्जांपल अगर मैं आपके लेके चलूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट वाली, तो वही कौन कौन से प्रोसेस होंगे, इनरोलमेंट का प्रोसेस होगा, एग्ज़ाम का प्रोसेस होगा, वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पे यूटिलिटी डिफ़ाइन करते हो। अगली लेयर ये होती है आप एप्लीकेशन डिफ़ाइन करते हो। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि एक्चुअली अब वो चीज़ आर्किटेक्चर के बेस के ऊपर हर एक कंपोनेंट कैसे काम करेगा। कि भाई इनरोलमेंट का आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर बना दिया है, एग्ज़ाम के लिए आपने वेब बेस्ड यूज़ कर लिया है, इस तरह की चीज़ें। और देन लास्ट वन इज़ योर यूज़र इंटरफेस, कि भाई ये सारी चीज़ें मिलकर यूज़र को किस तरह से नज़र आएंगी। तो ये हर एक चीज़ जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है दैट इज़ एक्चुअली अ कंपोनेंट। ठीक है, ओके। यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं ये एक फिगर सी बनी हुई है, एक शक्ल सी बनी हुई है कि भाई ये एक चीज़ है, फंक्शन था आपका, पूरा सॉफ्टवेयर था, उसको आपने डिवाइड कर दिया, एक और सॉफ्टवेयर बनाया या उसका एक कंपोनेंट था। देन इसमें आपने 4 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स निकाले। ये वही चीज़ है जो कि अभी हमने देखी। अब ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है जो कि कर्सर से मैं आपको शो करवा रहा हूँ, इन चीज़ों के अलावा ये जो स्क्वायर में बनी हुई है, ये जो चीज़ बनी हुई है, अ, ये एक तरह की डायग्राम है जो कि हम इससे पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे इसका नाम बताएं कि ये किस तरह की डायग्राम को रेफ़र कर रहा है। राइट, एग्जैक्टली, but 115092, it's a DFD. दिस इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस, और वो मल्टीपल प्रोसेस में डिवाइड हो रहे हैं। ईच डिवीजन इज़ एक्चुअली द नेक्स्ट। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, यू गाइस श्योर? स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं? एक स्टूडेंट ने कहा है कि नहीं हो रही शेयर, वॉइस इशू। ऑल राइट, सो ओके, हो रही है ना शेयर। अदरवाइज़ ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। मैंने ये कहा था ना कुछ सेकंड्स की अगर लैगिंग वगैरह हो तो वो आप वहाँ पर भी यूट्यूब लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, जहाँ पर इंटरनल रिकॉर्डिंग आपसे शेयर होगी। ओके, सो एनीवे, ये एक डीएफटी है और इसी को आपने
प्रोग्राम आर्किटेक्चर के अंदर डिफाइन किया है, एंड दैट इज़ अ कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर. सो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग टू सी कि अगर आपने डीएफटी सही से बना ली है रिक्वायरमेंट फेज़ के अंदर, तो वहीं पर बेसिकली आप डिफाइन करते जा रहे हो कि आपका सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्या होगा. सो इफ़ योर सॉफ्टवेयर इज़ बेस्ड ऑन अ डीएफटी, तो वो कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर के ऊपर बनाना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर लेकर जाएं. राइट, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारा मकसद क्लासेस डिफाइन करना और उनके रिलेशनशिप डिफाइन करना होता है, ना कि प्रोसेसेस और उनके कंपोनेंट्स डिफाइन करना. ठीक. लेकिन अगर लेट्स से आप डीएफटी नहीं बनाते हो और रिक्वायरमेंट फेज में आपका जो फोकस रहा वो ईआरडी के ऊपर रहा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के ऊपर, देन यू ऑलरेडी नो कि आपके सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा आर्किटेक्चर बेटर रहेगा. आपके सॉफ्टवेयर के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बेटर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर भी आप ईआरडी को अगर देख लो, आपको अगर याद हो तो उसके अंदर क्या हो रहा था, वही एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर और कार्स, उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है कि भाई मैन्युफैक्चरर का कार से एक रिलेशनशिप है, वो उसको डाटा भेजता है, वो एक एक चीज़ है जो कि उन दोनों को कनेक्ट कर रही है. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर भी यही होता है. सो द मेन एस्पेक्ट हेयर इज़ टू लर्न कि अगर आप रिक्वायरमेंट फेज के अंदर अपनी लिमिटेशंस और अपनी प्राइमरी थिंग्स को डिफाइन कर देते हो सही से, तो इट्स इजी फॉर यू कि आप डिज़ाइन फेज के अंदर कौन से आर्किटेक्चर को चूज़ करते हो. वहाँ पर फिर आपको चूज़ करना या चॉइस करने में मुश्किल नहीं होगी. जिस तरह अगर आपने डीएफटी यहाँ पर देखा, डीएफटी एग्जैक्टली मैप हो जाती है प्रोग्राम आर्किटेक्चर कॉल एंड रिटर्न के ऊपर. ठीक है, यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर को. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आई थिंक वेडनेसडे को है, या कोई मेकअप क्लास अगर बीच में है तो उसमें यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे. और एक जो क्विज़ एक होना है आपका, उससे पहले हम एक डमी क्विज़ भी लेंगे ताकि हमें थोड़ा चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए. वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू क्लासेस के अंदर से किसी एक क्लास के अंदर करेंगे. कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी वगैरह है तो मुझसे भी पूछ लें, या नेक्स्ट क्लासेस में पूछ लें. लेक्चर में अपलोड कर देता हूँ आपका यूट्यूब के ऊपर भी, ताकि आप वहाँ से भी उसको ईज़िली एक्सेस कर सकें. थैंक यू वेरी मच.